Good evening, students. Just we take a few talk from the things what we had learned in the last class. आप लोग सोच रहे होंगे लास्ट क्लास में हम लोगों ने कांस्टेंट स्पीड की कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखा। हाँ, ये तो आपने सीखा ही, बट मेरा उसके पीछे आइडिया कुछ और था। और आप ध्यान से देखें, वो सारे सॉल्यूशन इस बात पर बेस कर रहे थे कि कौन सी बॉडी कहां कैसे मूव कर रही है। अगर ये आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन है, देन यू कैन टेक ऑल द डिसीजंस। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारे आइडियाज हम मेंटली सोच के फिर एक डायग्राम में शो करते हैं, एंड दैट वी कॉल मोशन डायग्राम। एंड मोशन डायग्राम से ऑब्जर्वेशंस आप लेना शुरू करें। ऐसा ना करें कि जिस टाइप के ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने पहले ले रखे हैं या मैं आपको सिखा दूं, केवल आप उसी पे डिपेंडेंट रहें। तो कल जब हमने वो डॉग की प्रॉब्लम्स टू एंड फ्रो स्पीड्स बदल दिया था, तो उस टाइम मोशन डायग्राम को सोच के वो डिसीजन लेना बहुत आसान था। सिमिलरली तीनों बॉयज ABC जो बस कैच करने के लिए चलते हैं, अगेन हाउ बेटर यू कैन इंटरेक्ट विद द मोशन डायग्राम, उतना अच्छा सॉल्यूशन आपके माइंड में आएगा। ओवरऑल बात यही है पूरी फिजिक्स में, व्हाट एवर द ब्रांच इज, एक ही बात कॉमन है, जो प्रोसेस हम एनालाइज करने जा रहे हैं वो प्रोसेस आप कितना बढ़िया विजुअलाइज कर लेते हैं। एंड मैं हमेशा इसी बात पे स्ट्रेस करूंगा, इफ यू कैन विजुअलाइज द प्रोसेस एंड टेक योर ओन ऑब्जर्वेशंस, you can solve any kind of problems. Okay, today we'll discuss few very fundamental concepts. Again, I will start from very easy idea. आप लोगों ने कैलकुलस पढ़ते वक्त एक बात सीखा होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सपोज वी डिफरेंशिएट y with respect to x, what we get? Rate of change in y with respect to x. ऐसे ही अगर हम किसी वेरिएबल को इंटीग्रेट करें y को x के रेस्पेक्ट में, then what we get? जो हमें मिलता है that is called एंटी डेरिवेटिव ऑफ y। मींस ये जो y जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे मिला था, हमें वो फंक्शन मिलेगा। एक बात, और ये बात है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बट व्हाट अबाउट डेफिनिट इंटीग्रेशन? इन डेफिनिट इंटीग्रेशन वी गेट ए वैल्यू, और वैल्यू होती है उस एंटी डेरिवेटिव में चेंज। अब ये टर्मिनोलॉजीज आप सुन रहे होंगे, आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा और बहुत अच्छा भी समझ में आ रहा होगा, और सुनते सुनते माइंड से टर्मिनोलॉजीज निकल रही होगी। सो फर्स्ट, ये आइडिया हम लोगों ने कैलकुलस के रिवीजन में बात की थी, शायद ध्यान आ रहा होगा। अगेन वन मोर थिंग, इन रेक्टिलिनियर मोशन देयर इज ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ग्राफ, है ना। ग्राफ पर बेस्ड बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। दो तरह की प्रॉब्लम्स, एक तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनमें ग्राफ दिया होता है, उनको तो ग्राफ से ही सॉल्व करना है हमको। देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स जिनमें ग्राफ दिया तो नहीं है, लेकिन अगर हम एक सुटेबल ग्राफ सोच लें तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत क्विक हो जाता है। इट मींस वी हैव टू बिकम एक्सपर्ट इन यूजिंग ग्राफ। अभी तो ग्राफ में यूज होने, मतलब यूज का एक्सपर्ट होने के लिए देयर आर टू वेज। फर्स्ट, वो तरीका जो अक्सर हर जगह फॉलो किया जाता है कि ठीक है, पहले हम काइनेटिक्स सीख लेते हैं ढंग से, फिर ग्राफ वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने देखा ये तरीका इतना काम का नहीं है, क्योंकि एक बार आपने एनालिटिकली चीजों को सीख लिया अच्छे से, तो फिर ग्राफ वाला दूसरा तरीका माइंड में सेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स ऑलवेज फेस प्रॉब्लम इन ग्राफ। सो व्हाट इज बेटर वे? जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये कि एक तो काइनेटिक्स की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने का तरीका है कैलकुलस का यूज, और दूसरा ग्राफ का यूज। हम दोनों तरीकों को बिगनिंग से लेके चले।
जब बिगनिंग से दोनों तरीकों को लेके चलेंगे ना, तो आपको दोनों तरीकों में कहां एडवांटेज कहां डिसएडवांटेज वो दिखाई देगा, एंड यू विल बिकम बेटर एक्सपर्ट। एंड अगर आपने नोट्स काइनेमेटिक से पढ़े होंगे तो उसमें यही स्ट्रेटेजी ऑप्ट की है मैंने। इनिशियली बेसिक फंडामेंटल, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सारा एनालाइज करने के बाद जस्ट आई हैव केप्ट वन ग्राफ and we follow the same strategy. So today we'll discuss the basic fundamental, speed, velocity, average velocity, acceleration, average acceleration, and try to apply them first, and then we develop the idea of graph. So you have seen the graph, class notes. So I'm not going to very much आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे उन डेफिनेशंस पे आते हैं। व्हाट इज दैट? फर्स्ट वी टेक डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस traveled. This idea we have discussed in previous class also, is it? अब all these ideas we are discussing in respect to straight line motion only. Please take care. So straight line motion, if you see, suppose this is the motion diagram, and say here we have x equal to 0 motion. Suppose here x naught at t equal to 0 particle starts, and how it moves. Suppose it moves here, goes there, and return at this point. So suppose at time t it is here, and what we call mark it x, is it? And suppose here यहां से पार्टिकल रिटर्न किया, ये कैसे चला? x equal to 0 से चला, and this and this. Now you can see, suppose we can call this time tr, means time of reversal or return, and let me designate this position to be xr, means वो पोजीशन जहां से पार्टिकल रिटर्न हुआ. So you can clearly see what is displacement. That is change in position. And this is nothing but delta x, or it is defined as x final minus x initial, is it? तो आप सीधे डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, यस दिस लाइन इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यहां से दिस, दैट इज डेल्टा एक्स। आई थिंक नो डिफिकल्टी एट ऑल, चीजों को बिल्कुल ऑब्वियस रहने दे जितना। आप देखिए एक बात और ध्यान रखना, आई विल स्ट्रेस मच ऑन वेरी बेसिक आइडियाज। एक्चुअली हम क्या करते हैं, इन बेसिक आइडियाज को बहुत अच्छे से टाइम दिए बिना हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, और जो सबसे अच्छी प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत सिंपल आइडियाज पर बेस्ड होती है। जैसे कल डॉग की प्रॉब्लम में स्पीड चेंज किया दोनों तरफ का, तो हमें वो सीरीज की तरफ सोचने की जरूरत नहीं थी। मोशन डायग्राम को बहुत ध्यान से देखा, केवल यही आइडिया सोचा, अरे एक तरफ जाने वाला टोटल टाइम अलग निकाल लो, लौटने वाला टोटल टाइम अलग निकाल लो, और दोनों रेस्पेक्टिव वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके अगर डिफरेंस लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस। एंड विद दिस सिंपल आइडिया वी सॉल्व। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? वी कॉल इट डेल्टा एस। डिस्टेंस ट्रेवल को हम एक सिंबल है। अब लिसन वन थिंग, हम चीजों को सीखते भी जाएंगे और अपने सिंबल्स फिक्स करते जाएंगे, क्योंकि बार बार सिंबल्स चेंज करना ठीक नहीं होगा। मैं जहां भी आगे से डेल्टा एस की बात आएगी आप समझ लेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल डिनोट कर रहे हैं। इट इज डेल्टा एस एंड दिस इज व्हाट पाथ लेंथ। अगेन फॉर डेल्टा एस अभी हम कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं ले सकते जैसा इसके। हाँ यहां हम कर सकते हैं, क्योंकि यहां एक बार टाइम रिवर्सल हुआ, तो आप देखिए यहां से यहां तक का पाथ, सो दैट इज व्हाट x
प्लस ये x माइनस एक्स आर, इसका एक्चुअली आप सोच रहे हैं वाई मॉड लेने की जरूरत क्या है, एक्स आर माइनस एक्स नॉट तो पॉजिटिव है, यहां एक्स आर माइनस एक्स कर दें पॉजिटिव है, करना वही है। लेकिन जब हम एनालिटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कई सारे रिवर्सल पॉइंट आ सकते हैं। हो सकता है पार्टिकल अपने मोशन के दौरान एक से ज्यादा बार डायरेक्शन रिवर्स करे, तो वहां ये देखना पहले से कौन बड़ा है पोजीशन कौन छोटा, उसे माइनस करने की बजाय सीधे मॉड लिख के बाद वाली पोजीशन में से पहले वाली पोजीशन माइनस करें और अपने आप मॉड हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो यू गॉट द आइडिया। अब यहां से एक बात देख सकते हैं हम ये कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड डेल्टा एस that will always be greater than or equal to delta x, means distance traveled will be greater than or equal to delta s। अब सोचने वाली बात है कि इक्वल कब होगी, अगर ये डायरेक्शन रिवर्सल नहीं हुआ होता, क्या डायरेक्शन रिवर्सल नहीं हुआ होता तो ये दोनों इक्वल होते, और डायरेक्शन रिवर्सल नहीं हुआ होता इसका मतलब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता। लिसन पीयूष, अभी भी ये स्ट्रेट लाइन पाथ ही है, एक पाथ पे जाना और उसी पे लौटना अगेन स्ट्रेट लाइन पाथ है। यहां स्ट्रेट लाइन पाथ की बात नहीं, डायरेक्शन रिवर्सल नहीं होना चाहिए। आप जरा सोचो, ये तो आपको दोनों पाथ अलग अलग बताने के लिए ऐसा ड्रॉ कर दिया, इस मोशन को रियलाइज करें एक ट्रेन के मोशन से। ट्रेन ट्रैक पर चलती है तो लौटती कैसे, उसी ट्रैक पर वापस लौटती है, ऐसे घूम के नहीं लौटती ट्रेन, इज इट? तो इसको स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं, traveling without direction change, so what we can say unidirectional। अगर डायरेक्शन एक ही रहती है पूरे मोशन के दौरान तो दोनों इक्वल होंगे। so what we can say delta s will be equal to delta x when for unidirectional motion। you got that? now just see फिजिक्स में जो टर्मिनोलॉजीज है इनको जितना प्रिसाइज मीनिंग आप समझेंगे और यूज करना शुरू कर देंगे उतना आप फिजिक्स में एक्यूरेट हो जाएंगे। रीजन इज दैट जैसे हम अभी आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको और रीडिंग मटेरियल सजेस्ट करूंगा एंड यू विल सी देयर, उनको बहुत अच्छे समझने के लिए एक एक टर्म का बड़ा एग्जैक्ट मीनिंग मालूम होना बहुत जरूरी होता है। रिस्क कहां है कि इन फिजिक्स नॉर्मली वी टॉक अबाउट एवरीडे लैंग्वेज, हम किसकी बात करते हैं, अपने आसपास के जो घटनाएं होती हैं उनकी बात करते हैं, तो उसमें कई बार हम अपनी लोकल लैंग्वेज यूज करने लगते हैं। वही तो कंफ्यूजन हुआ था पहले, क्या मास इज अमाउंट ऑफ मैटर, बट फिजिक्स में मास क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। बात समझ आ रही है? तो फिजिक्स जब ले तो टर्मिनोलॉजीज के यूज पे बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहे। नाउ जैसे दिस वाज वन डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, नाउ नेक्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड इंट्रोड्यूस करने के लिए तो हम ये टर्म बोल रहे हैं, बट प्रैक्टिस में ये इंस्टेंटेनियस वर्ड ड्रॉप कर दिया जाता है। इसको सिंपली वेलोसिटी बोलते हैं और स्पीड बोलते हैं। मतलब अगर वेलोसिटी बोला तो मतलब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, स्पीड बोला तो मतलब हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड ही फाइंड करनी है। एंड व्हाट दे आर, जैसे v is dx by dt means that is time rate of change in। now मुझे आगे का वर्ड पूरा करना है, who will tell me the correct word, time rate of change in। जैसे अभी पीयूष में आपकी बात पे आऊंगा, आगे मुझे लिखना है टाइम रेट ऑफ चेंज इन, एक वर्ड लिखना है, व्हाट शुड बी करेक्ट। संकेत दास, here we are talking about rectilinear motion, so no need to say position vector, and
और नो, आपने कहा डिस्प्लेसमेंट, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज पोजीशन। अब देखिए, वेरी फर्स्ट डे आपसे कहा था कि 9th क्लास से थोड़ा सा आगे चलना है। 9th क्लास में क्या था, ये एक्स नॉट जो इनिशियल पोजीशन होती थी ना, वो हमेशा 0 होती थी, तो डिस्प्लेसमेंट ही पोजीशन था वहां। बट यहां पर किसी प्रॉब्लम में इनिशियल t इक्वल टू 0 पे जरूरी नहीं है पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट। सो हियर व्हाट इज द ट्रू सेंस, पोजीशन। नाउ अगेन संकेत ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि ये पोजीशन वेक्टर होनी चाहिए। यस, दैट इज मोर करेक्ट। बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहां डायरेक्शन को प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। एक डायरेक्शन को प्लस ले लिया, दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव माइनस हो जाएगी। इज इट? सो वी कॉल पोजीशन। नाउ व्हाट इज स्पीड? स्पीड को हम एक और सिंबल यूज कर ले। सपोज वी राइट स्पीड फॉर सी, इज इट? स्पीड का डिनोट करें सी से, तो सी एक तो v का मॉड होगा। मींस किसी भी इंस्टेंट में जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है ना, उसमें से प्लस माइनस हटा दें, डायरेक्शन हटा दें, जो होगा वो स्पीड। तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। इन दिस वे व्हाट इज dx by dt, एक तो ये होगा और एक ये भी होगा। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हाट इज दैट? दिस d by dt ऑफ डेल्टा s। हमने डिस्टेंस ट्रेवल को डेल्टा s से डिनोट किया, तो डेल्टा s लिखते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को भी डिफरेंशिएट करेंगे, आपको स्पीड मिलेगा। अभी यहां से एक आइडिया मिला, क्या? अगर रिवर्स चले, रिवर्स में इंटीग्रेट करेंगे, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो x में चेंज मिलेगा। किसमें चेंज? डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज रिवर्स ऑपरेशन? दैट इज dx इज इक्वल टू v। ये इंडेफिनिटिकल है। अगर इसमें हम लिमिट अप्लाई करते, व्हाट? x इनिशियल टू x फाइनल dx इज इक्वल टू v from t initial to t final. तो लिमिट अप्लाई करते हैं, what we got? Displacement, is it? So here this is x final minus x initial is equal to what? This t initial to t final. It means velocity को अगर definite integration में लेके आते हैं किसी एक टाइम से दूसरे टाइम तक, तो जो t initial to t final है, उस टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट वी गेट। गॉट दैट? नाउ दीस आइडियाज आर सो सिंपल, यू हैव सीन several times earlier, just I am taking as a revision. Similarly, अगर हम स्पीड को इंटीग्रेट करेंगे, किसको? then we can call this distance traveled. So delta s will be integral c. got that? तो अगर हम स्पीड को इंटीग्रेट करेंगे, then what we get? distance traveled. just see, एक बार जो आइडिया अभी हमने डिस्कस की, मैं बोर्ड अनऑब्स्ट्रक्टेड छोड़ रहा हूं, आई एम लिविंग हियर, सो जस्ट सी ऑल द आइडियाज विद इन ए मिनट, देन वी प्रोसीड फर्दर। ये टाइम आपको थोड़ा सा मैंने इसलिए दिया था कि अभी एक बार स्कैन कर लें, एंड यू आर गेटिंग रिकॉर्डिंग। मान लो किसी का थोड़ा बहुत छूटा है तो रिकॉर्डिंग से वापस देख लें उसको। नाउ वी कम ऑन अनदर इंपोर्टेंट आइडियाज एंड जस्ट सी, ये आइडिया बहुत सिंपल लग रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का, बट कहीं भी आपको परेशान किया जा सकता है, किसी भी टाइप की सिचुएशन प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती है। सो डोंट बी केयरलेस इन लर्निंग एनीथिंग। हर चीज को उतनी ही गहराई से सीखने की कोशिश करें, चाहे वो बहुत आसान आइडिया
आइडिया आप समझते हो चाहे बहुत डिफिकल्ट। नाउ देयर इज सम डाउट फ्रॉम माधव राठी, सर वीडीटी में टी इनिशियल से टी फाइनल की जगह वी इनिशियल से वी फाइनल क्यों नहीं किया जाएगा? यस, एक्चुअली लिसन माय डियर, ये जो आप इंडिकेट कर रहे हो वहां वी नहीं रखेंगे, वी का टाइम की फॉर्म में फंक्शन रखेंगे। देखो जब आपने इंडिकेट किया होगा हमेशा ऐसा होगा, ये y dx, जब भी इसको इंडिकेट करते हैं तो y नहीं होता, y की जगह कुछ होता है क्या? y is equal to f of x फंक्शन होता है, तब हम इंडिकेट कर पाएंगे f of x dx। अब f of x कुछ भी हो सकता है, सपोज टेक x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एटसेट्रा, कुछ भी होगा। तो यहां जो भी चीजें आएंगी वो तो x के टर्म्स में होंगी ना बेटा, तो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट x, तो यहां लिमिट क्या होगी? x इनिशियल टू x फाइनल। ऐसे ही जब आप v dt इंडिकेट करोगे, v dt इज इट, तो यहां पे हमें v को एज फंक्शन ऑफ टाइम रखना होगा, मतलब v का एक फॉर्मूला है, एक एक्सप्रेशन टाइम की फॉर्म में रखेंगे, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा? फंक्शन ऑफ टाइम एंड dt। तो अब यहां लिमिट क्या रखोगे? टाइम रखना पड़ेगा। नाउ यू गॉट मधु? जैसे अब मधु मेरी बात समझे ना, ये कितनी छोटी सी बात थी, शायद हम लोगों ने डेफिनेटली समझते वक्त इस बात पे ध्यान नहीं दिया, आप उस मेथड को कैसे कर रहे थे उस पर ध्यान दिया। और मैं वही तो कह रहा हूं, ट्राई टू थिंक ऑन बेसिक आइडियाज। प्रॉब्लम सॉल्व करना तो आप सीख जाओगे मेरे साथ, है ना। आप इस बात पर मत ध्यान दो कि मुझे हमें बहुत बढ़िया बढ़िया डिफिकल्ट बातें सीखनी है, वो तो मैं आपको इस तरह सिखा दूंगा कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कब बहुत डिफिकल्ट बात सीख गए। आप बिल्कुल ये ध्यान दो कि हर चीज जो सीख रहे हैं वो आपको बहुत सिंपल लग रही नहीं लग रही। आई ट्राई टू प्रेजेंट द आइडियाज द मोस्ट सिंपल एंड इसी तरह से एक एक चीज आप समझते जाएंगे ना, तो जब बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट का नंबर आएगा तो वो भी आपको उतना ही आसानी से समझ आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आप देखना आगे, बस मेरी एक बात में ध्यान दें, हर आइडिया को बहुत गहराई से समझें, और जैसे अभी माधव ने डाउट पूछा, कोई भी डाउट हो आस्क। मैं एक चीज बहुत अच्छी से मानता हूं कि अगर मेरे स्टूडेंट के सारे डाउट क्लियर हो गए ना, तो वो रिजल्ट ले ही आएगा। इज इट? सो डोंट हेजिटेट इन आस्किंग डाउट। एक बात मैंने लास्ट टाइम में कही थी, विद इन ए वीक आई एम इंप्रूविंग माय साउंड सिस्टम सो वी कैन इंटरेक्ट ऑन वॉइस ऑल्सो, तब मजा आएगा बात करने का। चलो आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट आइडिया मुझे लेना था वो था एवरेज। वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब देखिए, जब भी नाम आएंगे तो जब एवरेज वेलोसिटी की बात करनी है तो पहले एवरेज लगा होगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बार बार ये इंस्टेंटेनियस वर्ड नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। इज इट? अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? बाय डेफिनेशन हमने कहा था एवरेज मींस इक्विवेलेंट कांस्टेंट। जो एवरेज का कांसेप्ट है वो क्या है? इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इक्विवेलेंट कांस्टेंट मतलब ऐसा कांस्टेंट जो एक्चुअल वेरिएबल जैसा ही रिजल्ट दे। मेरी बात ध्यान से, ऐसा कांस्टेंट जो एक्चुअल वेरिएबल के बराबर रिजल्ट दे। तो कोई मोशन हुआ, वेलोसिटी बदलने दो, तो हम एक ऐसी कांस्टेंट, ठीक है वेलोसिटी वेरिएबल से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? हम उस वेरिएबल वेलोसिटी को भूल जाएं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी अज्यूम करें। कैसे? कि उस टाइम में उतना ही डिस्प्लेसमेंट मिले। यू गॉट द आइडिया? सो बाय डेफिनेशन अगर बात करें, सो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? टी इनिशियल टू टी फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट है व्हाट? डेल्टा एक्स। एंड ये क्या होना चाहिए? वी एवरेज इनटू व्हाट? डेल्टा। यही तो डेफिनेशन है, ध्यान दें। एवरेज वेलोसिटी मतलब ऐसी कांस्टेंट वेलोसिटी जो एक्चुअल वेरिएबल वेलोसिटी के बराबर ही डिस्प्लेसमेंट दे उसी टाइम में।
Now we can write this. What is V average? Is delta x upon delta t, or integral v dt from t initial to t final upon t final minus t. Now you got the formula. अब देखिए, हम अक्सर ये फार्मूले से एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। मैं वहां से नहीं गया, मैं एवरेज के कंसेप्ट से गया। क्या है कंसेप्ट? एवरेज वेलोसिटी एक ऐसी कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे कि उस मोशन को होता हुआ मान लें तो किसी टाइम इंटरवल में इस वेलोसिटी से उतना ही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जितना एक्चुअल वेरिएबल वेलोसिटी से मिला था। I got that? On the same line, we define average speed. That is for V average. Then average speed delta S is equal to what? T initial to T final C. मीन्स हो सकता है स्पीड वेरिएबल रही हो, तो इस वेरिएबल स्पीड से हमें ये डिस्प्लेसमेंट मिला। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? ऐसी कांस्टेंट स्पीड जो इतने टाइम इंटरवल में इतना ही डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल मैथमेटिक्स आते ही पहले। सो व्हाट वी गेट? C average is equal to delta x upon delta t, or from t initial to t final C dt upon t final minus t. You got the idea? Just अगर आपको इस एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के कंसेप्ट में कहीं कोई डाउट, अगेन आई एम सेइंग, ये फार्मूला अक्सर याद है तो आप कई प्रॉब्लम्स के आंसर निकाल लेंगे। मेरी बात ध्यान सुनना। लेकिन अगर ये आइडिया आपके पास नहीं है तो हो सकता है कोई बहुत इनोवेटिव प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से बच जाए। एक्चुअली व्हाई आई एम सेइंग दिस, फ्रॉम लास्ट 15 years I am constantly searching or studying entrance exam and Olympiad exam preparation material throughout the world. मैं पूरे वर्ल्ड में इस टाइप की, चाहे ओलंपियाड की प्रिपरेशन जहां हो रही है या किसी 12th के बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस के एग्जाम हो रहे हैं, उन सारे मटेरियल को स्कैन कर रहा हूं, वेदर दे आर इन इंग्लिश और सम अदर लैंग्वेज। आपको मालूम होगा सर दूसरे लैंग्वेज में कैसे? यू नो गूगल ट्रांसलेट, इज इट? कुछ नहीं करना पड़ता। आई हैव एम्प्लॉयड सम पर्संस हु मेक ट्रांसलेशन फ्रॉम गूगल एंड गिव मी द मटेरियल। तो वो डिफरेंट कंट्रीज, इज इट? डिफरेंट कई कंट्रीज में बहुत अच्छा काम हो रहा है, एंड आई हैव सीन देयर जहां बहुत अच्छा काम हो रहा है, they are stressing on this idea, not on this one. Shikha, sir, how to qualify physics Olympiad? Yes, beta. If you have aim to get top 10 rank in IIT, then you are fit for physics Olympiad. Actually, physics Olympiad has the same syllabus which IIT Advanced has. IIT Advanced और physics Olympiad का syllabus बिल्कुल सेम है। केवल एक चैप्टर का डिफरेंस है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज इन ओलंपियाड बट नॉट इन आईआईटी एडवांस। बट डिफरेंस होगी भी, क्या करेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ओलंपियाड में कोई प्रॉब्लम पूछते ही नहीं, इज इट? सो अब बात क्या हुई, आईआईटी जेईई के टॉप रैंक डिसाइड करने के लिए 2-3 प्रॉब्लम हर साल ऐसी आती है जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के लेवल की होती है। तो अगर आप आईआईटी टॉप रैंक को एम कर रहे हैं तो ओलंपियाड के लिए फिट स्टूडेंट्स हैं। And Shikha, दूसरा, sir, which book to study? My dear, there is a problem. No book is available in market in theory to study physics Olympiad. Now see, मुझे क्यों जरूरत पड़ी आपको काइनेटिक्स में नोट्स देने की? अभी नहीं, आप आगे जब बढ़ेंगे ना, जब पूरा काइनेटिक्स कवर होगा तो आपको लगेगा कि whatever thing I have covered here in this notes, you cannot find all things in any of the book. इस बेटा ये बुक्स इस तरह से हुई नहीं, अभी कोई तैयार नहीं, ठीक है।
बहुत अच्छी बुक की बात करें तो अगेन आई टेल टू बुक्स, वन इज योर एनसीईआरटी and other one is Resnick Haldane Crane. But still, अब देखिए जो इतनी रेस्निक हल्डेन क्रेन की बात करेंगे ना, उसमें ओलंपियाड के लिए जितना चाहिए वो सब कुछ नहीं दिया हुआ है। आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। देन व्हाई यू आर वरिंग? आप क्यों मतलब परेशान हो रहे हैं? Whatever you learn from all the books throughout the world, I will give you in one place. जहां जरूरत होगी उस चैप्टर्स के जैसे आपको कैनेडिस्ट नोट्स दिए, आई विल गिव यू डिटेल नोट्स, मैं बना के दूंगा। और जहां जरूरत नहीं होगी वहां दीज लेक्चर्स आर सफिशिएंट। ओके, सो आई एम कमिंग ऑन अदर डेफिनेशन। एक्सेलरेशन, इट इज डिफाइंड एज और सिंपली कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये इंस्टेंटेनियस वर्ड बार बार यूज नहीं करते, हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। व्हाट इज दैट? ए इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा, अब बोलते हैं रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू, तो उसको फिजिक्स में ऐसा बोलता है टाइम रेट ऑफ चेंज। सो बाय डेफिनेशन व्हाट विल बी ए? ए विल बी dv by dt। क्या होगा? dv by dt। एंड रिकॉल व्हाट वाज v? v था dx by dt। तो अगर उसको इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, देन व्हाट विल यू गेट हियर d by dt and velocity जगह dx by dt। So ultimately what we get? d2x by dt मीन्स वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ऐसी पोजीशन को एक बार यहां डिफरेंशिएट किया, दोबारा डिफरेंशिएट किया, इसी को बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, व्हाट यू गेट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये बोल सकते हैं, इट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इज इट? नाउ आई एम कमिंग हियर ऑन अनदर वेरी बेसिक आइडिया। फिर मैं शिखा आपका बात अटेंड करूंगा जो आपने पूछा है। अब यहां से काम होगा, ये जो dv by dt था ना, dv by dt, देखो यहां से इसमें मैं dx by dx से ऐसे कर दो तो कोई वैल्यू में चेंज आएगा क्या? 1 से मल्टीप्लाई किया। अब एक काम करें, नीचे जो dt और dx इनटू में है, इनके ऑर्डर चेंज कर दें। मैं dt को यहां लिख दूं, dx को यहां लिख दूं, फिर भी कोई वैल्यू में चेंज आएगा? नो। सो व्हाट कैन आई डू? dv by dx इनटू dx by dt। अब देखिए दोनों चीजें इक्वल है या अलग अलग है? इक्वल। बट आई हैव हियर वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। इफ यू सी this bracket is velocity. What is? You got it? So now what I can write here? dv by dx into velocity. So this is another important formula to calculate acceleration. You got it? Now I summarize all the three expressions. So what is A is equal to dv by dt or d2x by dt square, और इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, v dv by dx। नाउ सी, दिस इज द फॉर्म। ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि बहुत कम बार यूज होता है, और जो चीज बहुत कम बार यूज होती है वही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसको भूलने की चांस ज्यादा है। Got that? So just take care of this. Have a half minute look on all the ideas. I'm leaving the board unobstructed, and they will proceed further. Now I'm coming on your questions. Arnav, sir, when we use v dv by dt, Arnav Verma,
please take care. It is not v dv by dt, it is v dv by dx. अगर आप अभी इतने केयरलेस हैं तो आगे क्या कोई भरोसा नहीं। पहली बात, डोंट बी सो केयरलेस। सेकंड, ए वी एंड एक्स तीन ही तो सिंबल है इस रिलेशन में। अगर आप देखो ए वी और एक्स, तो जहां बिना टाइम को बीच में लाए इनके बीच में रिलेशन सर्च करना होगा वहां यूज करें। बड़ी सिंपल सी बात। एंड अगेन वन थिंग आई विल टेल यू, हम एक पूरा एल्गोरिथम बनाएंगे। अगर ध्यान हो तो कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पूरी स्ट्रेट लाइन मोशन की वैरायटी किस टाइप की होगी सब में क्लासिफाई किया था। तो लास्ट में एक वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात आई, याद है? उस वेरिएबल एक्सेलरेशन में एक था एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ पोजीशन, वहां ये कब आएगा? मींस व्हेनेवर एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन दिया हो या वी एक्स का फंक्शन दिया हो, वेयर गॉट द आइडिया? नाउ आई थिंक मैं नाम भूल गया, एक डाउट पूछा था, सर व्हाट इज द वे टू क्लियर एनएससीपी इन 11th क्लास? माय डियर, I never recommend my student to be crazy about NSCP in 11th class. वो हो सकता है कब? जब आप 10th क्लास से काम शुरू करें। NSCP नवंबर में होता है एंड 12th क्लास तक का सिलेबस आता है। Is it? So starting in this month and covering syllabus till November in 12th class, दोनों साल का in so detail is not possible. एंड एक बात मेरी गारंटी है कि 12th क्लास में अगर आप सिंसियर होंगे तो एनएससीपी के मैं ओलंपियाड तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि तब तक हम कोर्स बहुत ढंग से करके रिवाइज कर चुके होंगे। इज इट? नाउ सर कर लिया है डीसी पांडे 12th एंड एससीबी 11th नियरली 50%। माय डियर, I will strictly suggest you not to follow those books in which solutions are given, whether it is DC Pandey or SC Verma. Oh, sorry, SC Verma is a good book, no solution. DC Pandey, BM Sharma, there are so many books. that जिन books में solution दिए हुए हैं ना क्वेश्चंस के, वो सारी book केवल weak students के लिए। अब आप क्या होगा, solution आपके सामने है, आप solution सोचने की कोशिश एंड ये सारी बुक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को कंफर्ट देने के लिए। नाउ थिंक, अगर आप बुक्स पूछना ही है तो ऑलवेज आस्क फ्रॉम जेई में जो टॉप 10 रैंक्स आए उनसे पूछिए। दे विल नेवर रिकमेंड दिस बुक्स। इज इट? ये उन बच्चों के लिए जिनका बहुत एवरेज रिजल्ट आता है, 3000, 4000, 2000 रिजल्ट रैंक, या फिर सिलेक्शन। सर बट इजी तो बहुत डाउट, हाँ संकेत, ऐसे तो बहुत डाउट आएंगे। यस, एक्चुअली अगर आपको अपने डाउट खुद रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करोगे तो ओलंपियाड एग्जाम में जो नए क्वेश्चन आते हैं उनको नहीं कर पाओगे। पहले देखो ये दोनों एग्जाम, आईआईटी एडवांस के टॉप 10 रैंक के लिए और ओलंपियाड, दे आर नोन फॉर न्यू क्वेश्चंस जो पहले से कहीं नहीं। तो आपको वो स्किल डेवलप करनी होगी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जो पहले कभी नहीं किया, उस टाइप का। एंड आप चिंता मत करें, मेरे साथ रहें, मैं इसी तरफ ले जाऊंगा। आप देखिए कल कांस्टेंट स्पीड मोशन में हमने कुछ तो प्रॉब्लम लिया जैसा आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा, आज भी लूंगा। एवरी डे आई विल टेक प्रॉब्लम्स लाइक दैट जो कहीं नहीं होगी। एंड इसीलिए जो मेरा बुक है पाथफाइंडर, आई हैव नॉट गिवन सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन देने का मतलब होता है स्टूडेंट्स को वीक कर देना, एंड दैट बुक इज नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। वो बुक केवल डिजाइन किया उनके लिए जो ओलंपियाड के लिए सिंसियर हैं या आईआईटी में टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10 करना चाहते हैं। बेटा सीखा, एनएससीपी आप 11th क्लास में देना चाहते हैं, मैं फिर कहूंगा आई कैन नॉट कोप अप विद यू इन 11th क्लास एनएससीपी, क्योंकि 11th क्लास में आप 12th क्लास नवंबर तक 12th क्लास का कोर्स कर ही नहीं पाएंगे, हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं।
सो टारगेट इन 12th क्लास, जबकि हमें सक्सेस 100%। दूसरी बात ये भी बेटा, एनएससीपी आप बिलोंग पे कर भी लेंगे ना, तो जब कैंप होगा वहां 12th के बच्चों साथ पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इंडिया को अपने सबसे अच्छे बच्चे ओलंपियाड भेजने हैं, तो वो 12th वालों को ही सिलेक्ट करेंगे। इज इट? तो जो चीज पॉसिबल नहीं है उसके बारे में मत सोचिए। 12th क्लास आई देयर again for KBPI and all other exams. Just when I will come to quota and discuss. Just see, मैं हमेशा उस टारगेट की बात करता हूं जो कर सकते हो। आई एम नॉट विद यू फ्रॉम 10th क्लास एंड आई डोंट नो, मुझे ये भी नहीं मालूम है कि आपका बाकी सिलेबस कैसे कितना हुआ है। वो मैं सब लोगों से बात करूंगा कि आपका बाकी सिलेबस कितना कैसे हुआ है, एंड इन 11th क्लास टिल दैट एग्जाम हम क्या क्या कर सकते हैं, देन आई कैन। इज इट? Shikhar, name of your book, that book is known in all top category students, Pathfinder Physics. Pathfinder for Physics Olympiad. Today, I'll just give you the name in the last. So, now time is there. एक एक्सेलेरेशन की बात हो गई, एक कंसेप्ट और है एवरेज एक्सेलेरेशन, उसको और कंप्लीट कर लें, एंड देन वी विल ट्राई टू सी सिचुएशन वेयर दिस आइडिया कैन बी यूज्ड। एवरेज एक्सेलरेशन। अब आगे देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन का मैं फार्मूला और डेफिनेशन, एवरेज एक्सेलरेशन की कंसेप्ट से चले। एवरेज क्या है? इक्विवेलेंट कांस्टेंट। फिर वही पे चलूंगा। Average means equivalent constant। तो मतलब ये हुआ, एक्सेलरेशन करता क्या है? एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज करता है ना? एक्सेलरेशन का रोल क्या है? टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज होने दो एक्सेलरेशन को वेरिएबल। इज इट? मैं कहूंगा किसी टाइम इंटरवल में कोई वेरिएबल एक्सेलरेशन जितना वेलोसिटी में चेंज करे, उस टाइम इंटरवल का एवरेज एक्सेलरेशन उस टाइम इंटरवल में उतना ही चेंज करेगा। इज इट? नाउ आई राइट दिस इन मैथमेटिकल फॉर्म, दैट इज डेल्टा। डेल्टा मींस वेलोसिटी में चेंज। This will be what? Integral a dt from t initial to t final. Or we can write in other words also say this. Delta v is equal to v final minus v initial. Is it? ये तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। अब एवरेज का मतलब हम क्या कहते हैं कि अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो ये कांस्टेंट होगा, और इस टाइम इंटरवल में अगर मैं टाइम इंटरवल t फाइनल माइनस t इनिशियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही वेलोसिटी चेंज। और आई कैन राइट दिस इन द सिंपल एंड एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा। अब देखिए एवरेज की डेफिनेशन है क्या? एवरेज वो कांस्टेंट वैल्यू है जो किसी टाइम इंटरवल में उतना ही वेलोसिटी चेंज लाए जो एक्चुअल वेरिएबल एक्सेलरेशन ले गया। You got that? Now I can write the formula. What? Acceleration average is equal to, या तो मैं लिख दूं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इसको देखिए, और I can write here v final minus v initial अपॉन t final minus t initial। मैं इसको यूज कर लूं, या हम ऐसा यूज कर लें what? t initial to t final v dt upon t final minus t initial। So this is definition of average acceleration। Now you got the idea? Just see any doubt in this definition? अब देखिए अभी डाउट नहीं होगा, डाउट तो तब होगा जब इनको हम यूज करेंगे, है ना? चलो एक सिचुएशन लेते हैं हम, इन आइडियाज जो आज सीखे इन्हीं पर
किस किस टाइप से हम कितना सोच सकते हैं उसकी बात करें. So just today I'll take a few instances or examples of few problems to practice these ideas. What is that? Let us take first question. A particle is moving in a straight line according to law. A particle is moving on the x-axis, ऐसा है, x-axis, according to the law. Law is x is equal to t cube minus 6 into t square. X is equal to t cube minus 6 into t square plus 9 into t plus 5. Is it? यहां पे x और t यूजुअल सिंबल है. x किस पोजीशन है एंड t is time. Here x is defined as position in meters and t is defined as time in seconds. So this idea is given. Now we have to find a few things. First, find expressions for velocity and acceleration. जैसा कि ये मत सोचिए कि हम ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोस्ट सिंपल प्रॉब्लम फर्स्ट. जो उसमें हम सीखते हैं ना, उन्हीं चीज को हम बड़ी से बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम में यूज करते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू बी केयरफुल ऑलवेज. नाउ यस, अब ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. For velocity quantity, v is dx by dt. Is it? हम क्या डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा? 3t square minus 12 into t plus 9. Yes, very good. 3t square minus 12 into t plus 9. And for acceleration we differentiate this dv by dt. आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया. That is 6 into t minus. Gunjan, what are you saying? V naught plus. Gunjan, ये आप क्या बोल रहे हैं? V naught plus. शायद आप लोगों ने, गुंजन, आपने इंटीग्रेशन ध्यान से नहीं सीखा. जब आप इंटीग्रेट करते हैं ना तब एक कांस्टेंट आता है. यहां पर सीधे देयर इज नो v नॉट. अब t इक्वल टू 0 पे रखिए तो v नॉट सीधे 9 आएगा. इज इट? गुंजन, तो आप जो आइडिया यूज कर रहे हैं, देयर इज नथिंग मैथमेटिक्स लाइक दैट. डेफिनेशन है, इसको डिफरेंशिएट करें मिलेगा. देन ये v नॉट कहां से आ गया? ओके, वो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड करते हैं. सो एनी डाउट हियर? अब आपसे पूछूं कि इतने टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करो, इतने टाइम पे एक्सेलरेशन फाइंड करो, देयर इज नो नीड. आप t की वैल्यू रख के पता कर लेंगे. नाउ आई एम आस्किंग नेक्स्ट क्वेश्चन. डिटरमाइन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन. Find v
V average and A average in time interval t equal to 0 to t is equal to 5 सेकंड। इस टाइम इंटरवल में हमें एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। आई वांट दिस आंसर फ्रॉम योर साइड। जस्ट सजेस्ट मी आंसर। आपके आंसर आ रहे हैं V एवरेज 4 एंड A एवरेज 3, ऐसा आंसर सजेस्ट किया। मैं आपके आंसर में लिखता हूं V एवरेज, एक आंसर 4 आया, A एवरेज, या मैं यहां आपके आंसर लिखता चलो V एवरेज एंड A एवरेज, एक सेशन 4 एंड 3। ये दो लोगों ने आंसर दिया, गुंजन एंड संकेत। बाकी लोग मेरा वेट कर रहे हैं। एक बात ध्यान से सुने, मैंने बहुत पहले भी कहा, आपने जो सीखा उसको बिना टीचर को बताए कि इसको ऐसे यूज करते हैं, यूज करना शुरू करें, तब जाके धीरे धीरे आप उन क्वेश्चंस में कर पाएंगे जो हमने नहीं बताया होगा। एक्चुअली टॉप रैंक तो उन्हीं क्वेश्चन से आएगी जो आईटी में बिल्कुल नए आएंगे। संकेत एंड गुंजन, लेट अस सी। ओके, आयुष 5 एंड 1, एक आंसर 5 एंड 1। ये बड़ी अजीब बात हुई। क्वेश्चन एक ही है, आंसर भी एक ही आना चाहिए। So let us see what is V average. V average is delta x upon delta t, means x final minus x initial upon t final minus t initial। तो हम सीधे टर्मिनोलॉजी यूज कर लें, x final मतलब x at 5 minus x at 0 upon 5 minus। Got the idea? Now see, what is position at x equal to 5? We use this. अब जरा बताएं, t is equal to 5 पर x 5 क्या होगा? Put value here. What is x 5? $25. Yes. So we get here 25. And what is x at t equal to 0? It is simply 5. Minus 5 upon 5. So what we get? $25 minus 5 upon 5. What you get? 4. Is it? That is 4 meter per second. Now आपके आंसर 4 भी आया, 5 भी आया। 5 कैसे आया? कि अगर t इक्वल टू 0 पे, यस एक्चुअली आई फॉरगॉट टू माइनस 5, यस यही तो बात मैंने आज शुरू की थी। पूरे 9th क्लास आप लोगों ने हैबिट डाली है, क्या पार्टिकल हमेशा x को 0 से स्टार्ट है ना। वहां कभी भी x नॉट हमेशा t बराबर 0 पे x बराबर 0 होता था, तो वहां डिस्प्लेसमेंट बोला करते थे, पोजीशन टर्म यूज ही नहीं करते थे। बट नाउ वी हैव टू यूज टर्म पोजीशन, और ये गलतियां होंगी आपसे। अब आपको समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूं कि स्टार्ट फ्रॉम वेरी सिंपल थिंग, डिफिकल्ट तक तो मैं ले जाऊंगा। आप किसी भी क्वेश्चन में गलतियां करना बंद कर दें। आपने गलतियां बंद की और मैं आपके ये एग्जाम्पल्स का लेवल इंक्रीज करता चला जाऊंगा। नाउ आई कम ऑन एवरेज एक्सेलरेशन। प्लीज सॉल्व इट यूजिंग फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन टॉट। नो नीड। आप इंटीग्रेट करेंगे v dt, लिसन, इंटीग्रेट करेंगे यही तो आएगा।
v को टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे यही तो आएगा भाई। इसको डिफरेंशिएट करके हमें लेके आए और इंटीग्रेट करेंगे, वी गेट द सेम थिंग। सो क्या जरूरत है ना किड्स? जरूरत पड़ेगी, जब उसकी जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एवरेज, दैट इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा। सो v at 5 minus v at 0 upon 5 minus 0। एक बात ध्यान से, जो सामने यूज करने वही यूज करें। एंड बिलीव योरसेल्फ कि मैथमेटिक्स की चीजें फिजिक्स के टीचर से सिखाने की नहीं है। वो जब जरूरत पड़ेगी आप देखिए सामने आएगा, आप कर लोगे। इतना तो मैं आप लोगों को एक्सपर्ट कर दूंगा। डोंट ट्राई। देखो एक बात ध्यान से, ये मत सोचो कि मैं आपको हर तरह की प्रॉब्लम सिखा दूंगा। अगर मैं वही करूंगा तो फिर आपके साथ इनजस्टिस करूंगा। क्या फिर तो मैं जो सिखाऊंगा वही कर पाओगे? मैं तो ये सोच रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट्स उन प्रॉब्लम्स को भी कर सकें जो दुनिया में आज तक बनी नहीं है, वो आपके अगले एग्जाम में आने वाली है। या जो मेरे स्टूडेंट्स ओलंपियाड तैयारी कर रहे हैं वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए जो किसी बुक्स में नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपियाड में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं जो दुनिया की किसी बुक में हो। दे फैब्रिकेट प्रॉब्लम। आईटीजे एडवांस में फिर भी अबाउट 70-80% प्रॉब्लम्स बुक से ही होती है। दे ट्राई टू गिव 2-3 प्रॉब्लम्स न्यू, बट अगेन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक से हो जाती है। फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स आई एम सेइंग फ्रॉम पाथफाइंडर कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स आर कमिंग। लास्ट ईयर पाथफाइंडर से 2 प्रॉब्लम आई है आईटी एडवांस में। अब जरा सोचो, एंड वो दोनों प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो मोस्ट डिफिकल्ट, मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने नहीं किया था वो नहीं कर पाए। जैसे अब v5 फाइंड करने के लिए यहां यूज करेंगे। नाउ सी व्हाट इज वेलोसिटी t इक्वल टू 5, दैट इज 3 into 25 75 minus 60 how much 15 plus 9, how much velocity at t equal to 5? जैसे v5 की वैल्यू क्या होगी जरा बताएं। I am waiting for you. 24. And what is v0? 9 upon 5. What is 24 minus 9? What is 24 minus 9? 15. So that is 15 by 5, 3 meter per second square. So what is this pair is? You got that? Listen one thing. अगर आपको हाईएस्ट लेवल का रिजल्ट चाहिए तो स्टार्टिंग से किसी आइडिया को लाइटली मत लें। एंड आई विल मैं भी नहीं दूंगा। आई विल स्टार्ट, ठीक है बात हुई है अपनी ओलंपियाड टॉप रैंक की बात करनी, इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल बातों को छोड़ दें, क्योंकि उनको ढंग से सीखे बिना आगे दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। स्टूडेंट गलती ही करते हैं इन द नेम ऑफ आईटी टॉप रैंक तैयारी या ओलंपियाड, दे स्टार्ट सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम एंड फेस डिफिकल्टी। वो इसलिए कि आई एम फेसिंग, मुझे हर रोज कम से कम 10 से 15 डाउट मुझे पूरे इंडिया में भेजने होते हैं। स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग पाथफाइंडर, कॉन्स्टेंटली आस्किंग डाउट्स, इज इट? और वो डाउट क्यों पूछ रहे हैं कि उन्होंने सिंपल बातें सीखी नहीं, सीधे बुक ट्राई कर रहे हैं। Now this I am coming on part C. I will erase this. ये erase complete समझ में आ गया? Average acceleration. Let us see. Erase नहीं करते, part C यहाँ है. Part C. When and where does the particle reverses its direction of motion?
मतलब कब और कहां ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करेगा। आप देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन चेंज का मतलब होता है डायरेक्शन रिवर्स, कि दो ही डायरेक्शन पॉसिबल, आइदर दिस वे और दैट वे। तो यहां डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन रिवर्स। तो हमें अब पता करना है कि पार्टिकल कब और कहां कहां अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करेगा। सो आई वांट दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, सी पार्ट। Yes, two students have suggested answer, so I will not wait much because that is calculations में आपको जरा टाइम नहीं दूंगा। आंसर सजेशन आया, संकेत का आधा आंसर एट t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 3। गुंजन पूरा आंसर मीन्स t इक्वल टू 1, x इक्वल टू 9 एंड t is equal to 3, x equal to 5. So I am writing his answer first. T is equal to 1, x is equal to 9. पहला, and t is equal to 3, x is equal to 5. ये आंसर है। Now just see. पहले तो इसको समझते हैं। बिफोर गोइंग टू सॉल्यूशन, अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। व्हाट इज कंडीशन ऑफ डायरेक्शन रिवर्सल? आपने कैसे डिसाइड किया कि इन इंस्टेंट पे डायरेक्शन रिवर्सल होगा? गुंजन वेलोसिटी 0, अंकित velocity 0, and but some acceleration, yes, but some acceleration मतलब कैसा acceleration, उस कंडीशन को सोचना बहुत जरूरी है। but some acceleration, uncertain idea माइंड लेके चलोगे तो दिक्कत होगी। आर यू क्रिस्टल क्लियर कि जब डायरेक्शन रिवर्सल हो तब वेलोसिटी का 0 होना जरूरी है। Acceleration opposite to direction of previous motion, yes, that is given in the book. जो नोट्स मैंने दिए उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। What is condition of direction reversal? What? V equal to 0 and A in the direction of velocity, क्या होगा? Acceleration opposite to, yes, A opposite to velocity immediately before reversal. A opposite to velocity immediately before reversal. Now I am coming on very fine point. वो फाइन पॉइंट क्या है? आप डायरेक्शन रिवर्सल की हो सकता है पूरे 2 साल की प्रिपरेशन में टोटल कुल मिला के 5, 10, 15 प्रॉब्लम सॉल्व करें। हो सकता है मैक्सिमम 50, इससे ज्यादा आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूं कि शायद ही कभी आपको इसके बारे में सोचना पड़ा। मतलब कंडीशन क्वेश्चन होता ही ऐसा है कि ये कंडीशन तो मैच हो ही नहीं होती, चेक करने की जरूरत नहीं होती, बट कभी इसको चेक करना पड़ सकता है। इज इट? नाउ दिस नोट डाउन दिस कंडीशन, आई एम कमिंग ऑन सॉल्यूशन। मैं ये बी पार्ट रेज करूं, व्हाट इज दो कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन कौन सी? वेलोसिटी का 0, और दूसरी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिवर्सल से इमीडिएट पहले जो वेलोसिटी थी उसके अपोजिट होना।
अब मैं इसको याद करने के बाद मैं कर रहा हूं, इसको एक्सपेरिमेंटली समझिए। एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ये तो आप जानते हैं। मान लीजिए आपके सामने से कोई बॉक्स स्लाइड करता हुआ आ रहा है और उसको आपको रिवर्स करना है, तो क्या काम करोगे? अगर मानो आपके सामने है तो आप उसको उल्टा धक्का देना शुरू करोगे ना, नहीं करोगे? थिंक, पहले इस बात को समझिए। अगर कोई चीज आपके सामने स्लाइड करते हुए किसी वेलोसिटी से आ रही है और सपोज फ्रिक्शन नहीं है, तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी चलती रहेगी, तो उसको अगर रिवर्स करना है तो आप उसको धक्का लगाना है, आपको धक्का लगाकर रिवर्स करना है। व्हाट यू डू? बस लेट मी गिव योर आंसर। आप उसको पुश करना शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो? जस्ट ये सुन नहीं पा रहे हैं? यस, एक्चुअली प्लीज ये टेक्स्ट मैसेज करते रहिए, क्योंकि इससे ही तो मुझे मालूम पड़ता है कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। अब जरा आप देखिए, आपने उसकी वेलोसिटी के अपोजिट धक्का देना शुरू किया, वो धक्का कब तक दोगे? जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, या जीरो होने के बाद भी दोगे तभी तो उल्टा चलेगा? वेलोसिटी जीरो होने के बाद भी आपको अपना फोर्स मेंटेन करना पड़ेगा ना, नहीं तो रिवर्स कैसे होगा? नहीं तो रुक जाएगा वहीं। नाउ यू गॉट व्हाई दिस? वेलोसिटी जीरो होने के बाद भी फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए? वेलोसिटी जीरो होने के ठीक पहले जो वेलोसिटी थी, समझ में? और वही फोर्स मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्शन। सो दिस इज कंडीशन। नाउ थिंक, इन चीजों को मैथमेटिकली क्या समझने की कोशिश मत करिए, इस तरह से फिजिकल इंट्यूशन से लिंक करिए। जितना आपकी इंट्यूटिव थिंकिंग होगी ना फिजिक्स में, उतना मजा आने वाला है। एंड अभी तो काइनेटिक्स की बात की, काइनेटिक्स में मैथमेटिक्स बहुत है, न्यूटन्स लॉ शुरू है। चीजों को बिल्कुल इंट्यूटिवली, जैसे जनरली स्टूडेंट बोलते हैं फील आ गया। जब तक किसी आइडिया का फील नहीं आया ना, जिसे कहते हैं, तब तक आप मान के चले वो आइडिया समझा नहीं है। और फील आने का मतलब मैं बहुत पहले डिफाइन कर चुका हूं, आपके माइंड में एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल बन रहा है। जब तक आपके माइंड में कोई एक्सपेरिमेंटल मॉडल नहीं बन रहा है, उस चीज का मान के चले आपने उसको ढंग से समझा नहीं। So now the idea is crystal clear. So we see velocity. पहला कंडीशन क्या है? वेलोसिटी जीरो, मतलब ये इक्वेशन क्या है? दिस 3t square, it means 3t square minus 9 into t, sorry, minus 12 into t, minus 12 into t plus 9 equal to 0. And we need to find roots of that equation, and it is very easy. We can factorize it. 3t minus 1, t minus 3 equal to 0. Is it? अब ये फैक्टर करना तो समझाने की जरूरत नहीं ना। अच्छा, ये यहां तक किसी को डाउट? So what we get? T is equal to 1 and t is equal to 3. तो हम ये ना मान ले कि t is equal to 1 और t is equal to 3 पे डायरेक्शन रिवर्सल हुआ ही होगा। हाँ, डायरेक्शन रिवर्सल की आधी कंडीशन मैच कर रहा है, क्या? v equal to 0। बट यहां पे एक्सेलरेशन, एक तो एक्सेलरेशन अपोजिट टू इमीडिएट, मतलब एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं होना चाहिए, पहली बात, कुछ ना कुछ होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? तो t is equal to 1 और t equal to 3 पे एक्सेलरेशन देखिए, ना तो 1 पे 0 है, ना 3 पे 0 है। देखिए एक्सेलरेशन t equal to 2 पर 0 है। कब? नाउ यू सी हाउ आई ड्रॉ ए लाइन, एक मैथमेटिकल टेक्निक लेता हूं। Just see here t is equal to, मैं 1 ले लो, and here t is equal to 2 ले लो। ठीक, अब t is equal to 1 पर वेलोसिटी 0, आप वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए, t is equal to 1 से पहले क्या थी?
जीरो को देख ली प्लस नाइन क्या, तो जब तक या यहां देखो जब तक t 1 से छोटा है ये फैक्टर में नेगेटिव और ये फैक्टर में नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, सो वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन पॉजिटिव, इज इट? ये वेलोसिटी इससे पहले समझ आया? You got it? अब t is equal 1 पे एक्सेलरेशन देखिए। अब देखिए एक्सेलरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे a is what 6 t minus 2, तो यहां पे t equal 2, ये t equal 3 था, ये t equal 2 के लिए 1 2 3, तो आप देखिए t equal to 2 से पहले जब तक t 2 से छोटा है एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सी। तो ये पूरे इंटरवल में यहां तक तो क्या है, और इससे पहले पूरे में क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव, और इसमें आप देखिए वेलोसिटी समझ में आया? तुरंत यहां दिख जाएगा कि जब यहां वेलोसिटी जीरो हो रही है उस वक्त एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, डायरेक्शन रिवर्सल होगा। समझ में आया? अब t इक्वल टू 2 के बाद एक्सेलरेशन कैसा है, जैसे t 2 से बड़ा हुआ एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, इस लाइन के बाद एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, समझ में आया? अब देखिए यहां से पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हुई, तो वेलोसिटी ऐसी हो गई, इसके बाद डायरेक्शन रिवर्सल समझ में आया होगा कि नहीं होगा? सो इस इंटरवल में वेलोसिटी ऐसी, इज इट? ये एक्स लाइन नहीं है, टाइम के साथ बता रहा हूं मैं, ये मैं सोचे ये चल रहा है, ये एक्स नहीं है, टी। तो अब देखिए अगला इंस्टेंट t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 3 पे जब यहां वेलोसिटी जीरो हुई सी, तो एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के अपोजिट है, सी यहां वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन, तो यहां भी डायरेक्शन रिवर्सल होगा, यहां भी होगा और यहां भी। अब इसके बाद वेलोसिटी ऐसे, नहीं गॉट आइडिया? अब देखिए इस टाइप के टेक्निक आप लोग मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए करते हैं, शायद ध्यान आया होगा। सो दिस सेम आइडिया वी कैन यूज नाउ, एनी डाउट इन दिस? Any doubt? Clear. So whether there will be direction reversal or not, you have to check both the conditions. What? V equal to 0 and A opposite to V immediately before reversal, opposite to V बोल दिया मतलब A 0 हो ही नहीं सकता, so that is very important thing. मैं important इसलिए बोल रहा हूं कि नॉर्मली जो डायरेक्शन रिवर्सल की प्रॉब्लम सेट की जाती है उनमें ऐसा होता है कि v जीरो होगा तो एक्सेलरेशन अपोजिट होगा। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये चेक नहीं करते तो भी आपका आंसर सही होगा, सही होता या नहीं होता? जस्ट लिसन मी, अगर इस कंडीशन को, एक्सेलरेशन वाली कंडीशन को आप मैच नहीं करते ना तो भी आपका आंसर सही होता। क्या? t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 3। लेकिन मुझे डर उस बात से है जहां v तो जीरो होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। आई विल टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दैट काइंड। जस्ट सी, वी गॉट दिस आइडिया। नाउ वी विल कैलकुलेट नेक्स्ट पार्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। Distance traveled in time, interval t equal to 0 to t is equal to 5 seconds.
Now just see. For that, we can use two strategy. एंड मैं आपसे दोनों स्ट्रेटेजीज में एक्सपर्ट होने के लिए कहूंगा. एक स्ट्रेटेजी इंट्यूटिव है, बहुत जरूरी है सीखना उसको, और एक स्ट्रेटेजी कंप्लीट मैथमेटिकल है. कैसी? कंप्लीट मैथमेटिकल. और उस कंप्लीट मैथमेटिकल स्ट्रेटेजी की भी जरूरत पड़ेगी. सो लेट मी रेज दिस कंडीशन. So what I got, particle reverses direction at t is equal to 1 and t is equal to 3. लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई. Where? At t is equal to 1 पर x1 कितना होगा? And I think you have calculated how much x at t is equal to 1. t is equal to 1 पर x कितना होगा? I am saying x1. 1 रखते हैं, this 1 minus 6 minus 5 9. x1 is 9 and x3 is how much? आपने आंसर दिया था 5. कैसे 5? 27 minus 2 into 27 minus 27 plus 27 cancel 5. Now I come in distance traveled. तो एक मेथड ये है, फर्स्ट मेथड. What? मोशन डायग्राम. मोशन डायग्राम इज इंट्यूशन, फील वाला मेथड. इसमें हम बताएंगे पार्टिकल कहां कैसे चला. सपोज मैंने कहा ये x इज इक्वल टू 0 है, ओरिजिन. अब देखिए t इक्वल टू 0. गुंजन शायद आपने फिर वही गलती की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी. आंसर 34 आ रहा है आपका. t इक्वल टू 0. सी व्हाट इज x? 5. सो हियर x नॉट इज इक्वल टू 5 एट t इक्वल टू 0. फर्स्ट थिंग, यहां से पार्टिकल की वेलोसिटी देखें किस तरफ है. t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 9 है. देखो ऐसे 0 पे 9. इट मींस द पार्टिकल विल बिगिन टू मूव इन दिस डायरेक्शन. चलना शुरू किया तो t इज इक्वल टू 0 के बाद t इज इक्वल टू 1 कहां तक गया? x1 9 तक. लेट मी कॉल दिस. x1 is equal to 9, t is equal to 1. अब x1 9 पर फिर उसकी डायरेक्शन बदली. ये इधर, इसके बाद यहां से लौट के इधर और वापस 5 तक गया. जैसे क्यों? ये फिर ये कितना हो गया आपका? x3 is equal to 5. अब यहां फिर वापस डायरेक्शन बदली, यहां से हो गया. कब तक गया? t इज इक्वल टू 5 तक. तो t इज इक्वल टू 5 पर पोजीशन क्या है? हमने निकाला था 25. कितना फाइंड किया t इज इक्वल टू 5 पोजीशन? अरे t इज इक्वल टू 5 x फाइंड किया था ना. जस्ट लेट मी नो. आयुष क्या था? t इक्वल 5 x. वापस मैं कैलकुलेट करूं, मुझे वैल्यू याद नहीं है. अरे x मीटर पर सेकंड नहीं होगा, मीटर होगा. सो इट विल गो अप टू दिस. x5 is equal to 25 means at t is equal to 5. Now we have to find path length. So what is delta s? This displacement, what? x1 minus x0 come out plus ये कौन सा? x3
3 माइनस x1 का मॉड प्लस थर्ड व्हाट x5 माइनस x3 का मॉड. Now put the values. What is the first x1 minus x3? Sorry, x1 minus x0. x1 minus x0 means 4. ये तो प्लस है तो ठीक. What is x3 minus x1? See here. 5 minus 9 minus 4. ये भी क्या हो गया? 4. And what is x5 minus x3? x5 is 25, x3 5. So it is what? Plus 20. So we get 28 meters and none of you have correct answer. See my dears, 34 आंसर आ रहा था. See, बस मुझे आपसे क्या चाहिए कि ऐसी बातों में आप गलती न करें. क्या आप इतना प्रॉमिस कर सकते हैं कि ऐसी बातों में गलती न करें? बस ये प्रॉमिस करें, बाकी चीज में सिखा दूं. नाउ अब इसका जब मेथड 1 लिखा है तो एक मेथड 2 भी है. मैंने कहा था अब देखिए इस मेथड में बिल्कुल फील आ रही है ना, पार्टिकल यहां से वहां गया, वहां से यहां गया, ये एग्जैक्ट कैसे चला उसको विजुलाइज करके हमने ये सॉल्यूशन निकाला. नाउ सेकंड मेथड इज मैथमेटिकल. उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में इन चीजों को विजुलाइज करना आसान होगा, बट जब 2D 3D मोशन की बात आएगी तो इन चीजों को विजुलाइज करना आसान नहीं होगा. कब, कहां, कैसे, क्या हुआ, तो वहां मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा. सो व्हाट इज मेथड 2? That how we have defined that is. आपको ध्यान हो, डेल्टा S is equal to इंटीग्रल C dt. याद है? And C is mod of V. C क्या है? Mod of V. तो बेसिकली दिस इज इंटीग्रल mod of V. लाइक इसका mod लेके इंटीग्रेट करते हैं. क्या लेके? mod. आइडिया क्लियर? अब या तो मैं कहूं इसका मॉड लेके इंटीग्रेट करते हैं, मतलब जहां जहां वेलोसिटी नेगेटिव हो वहां वहां पॉजिटिव ले लें, तो आपको इससे मालूम पड़ेगा. तो जब मैं अब देखिए इसमें अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मुझे सोचना पड़ेगा t इक्वल टू 1 से पहले तो वेलोसिटी पॉजिटिव की तो जरूरत ही नहीं. तो इसमें वी गेट 0 to 1 v mod dt प्लस 1 to 3 v mod dt प्लस 3 to 5 v mod dt. ये सब है 0 to 1, 1 to 3, 3 to 5. क्यों? अब अलग अलग इंटरवल वेलोसिटी डायरेक्शन बदल गई, इसमें मुझे अलग अलग इंटरवल में मॉड लेना पड़ेगा. तो पहले में तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो जरूरत ही नहीं है. एज इट इज अप टू व्हाट वी गेट डेल्टा S इज इक्वल टू इंटीग्रल वेलोसिटी जो भी था आपका 3t स्क्वायर माइनस 12t, या मैं इसको अब मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे, मैं ऐसा लिखता हूं. अच्छा एक चीज और है, इसको और सिंपल कर सकते हैं. ये मॉड लेके इंटीग्रेट करें या इंटीग्रेट का मॉड ले लें, बात एक ही है. मॉड 0 to t 0 to 1 प्लस मॉड 1 to 3 v प्लस मॉड 3 to 5 v. You got it? ये ठीक अगर देखो तो पैरेलल वही बात हुई जो हमने यहां किया. ये जो है ये क्या है आपका x1 माइनस x0 मॉड. याद है? देखो अगर इसकी डेफिनेशन लोगे तो आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको कैलकुलेट करूं, मैं तो यहां यही करूंगा. नहीं,
ये डेफिनेट इंटीग्रल से क्या होगा, ये x1 माइनस x0 तो है. What is this? x3 minus x1 displacement plus x3 minus x1, is it? What is this? x5 minus x3 plus x5 minus x. So exactly we get the same thing or not? मीन्स आप देखिए जो लास्ट रिजल्ट हमने यहां लिखा था, यहां से देखिए, ये हमने आप फील इंट्यूटिव फीलिंग से लिखा था, या वही एग्जैक्टली आप देखिए ये जो चीज है आप देखिए वही हमने यहां ऑब्टेन किया, बट बाय मैथमेटिक्स. So you got this idea? Just I am leaving the board unobstructed for half a minute. Any doubt? Any state? Okay. आज अब मान लीजिए हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं तो विद इन टाइम खत्म नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट क्लास व्हेन वी मीट आई विल टेक कुछ सिचुएशंस ऐसी भी लूंगा जहां वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन डायरेक्शन रिवर्सल नहीं होगा, एक्सेलरेशन वाली कंडीशन मैच नहीं कर पा रही होगी, उनको भी बहुत ढंग से सोचना जरूरी है. टिल सो फार आपके पास क्लास नोट्स हैं, स्टडी देम वेरी केयरफुली एंड कंप्लीट द बिगिनर बॉक्स 1. तो मैं यहां प्लेस कर दूं होमवर्क. बिगिनर बॉक्स 1 फ्रॉम नोट्स, पहला ये करना अपने को एंड स्टडी. नेक्स्ट आर्टिकल यूज ऑफ ग्राफ. अब देखिए यूज ऑफ ग्राफ आप रीड कर लेंगे तो मैं जब समझाऊंगा चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएगी. मैंने कहा था कैनेमेटिक्स में हम दोनों मेथड ग्राफ और एनालिटिकल पैरेलल लेके चलेंगे, तब दोनों मेथड का कंपैरिजन आपके माइंड में अच्छा आएगा एंड एक ग्रिप अच्छी बनेगी. वन मोर थिंग, एक्चुअली यू हैव आस्क्ड साक्षी मेरी बुक के बारे में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि कौन कौन सी बुक हमें फॉलो करनी है. फर्स्ट थिंग फॉर स्टडी, टेक्स्ट पढ़ने के लिए फर्स्ट सेट इज एनसीईआरटी बुक्स. कौन सी बुक? एनसीईआरटी. एंड एक दूसरी बुक है रेस्निक, हॉलिडे एंड क्रेन वॉल्यूम 1 एंड 2. सेकंड माय डियर, ये क्रेन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. रेस्निक हॉलिडे वॉकर नहीं लेनी. रेस्निक हॉलिडे की बुक किसी से भी रिवाइज को ही नहीं लेनी. वो चीजें उसमें नहीं है जो आपको सिखानी है. वो चीजें केवल रेस्निक क्रेन में है. अब देखिए क्या है, दिस बुक आई एम राइटिंग ऑप्शनल. ऑप्शनल मींस अगर है तो पढ़ें, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं. मेरे क्लास नोट्स में चीजें कंप्लीट मिलेंगी आपको, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है. नाउ आई एम कमिंग फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. वन बुक एससी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. आप देखिए एससी का नाम मैंने टेक्स्ट पढ़ने में नहीं लिखा, ध्यान रखना चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू मे गेट सो मेनी कंफ्यूजन्स. बट एक्सरसाइज आर फैंटास्टिक.
Second book, Problems in General Physics. That is the IAI group. नाम सुना, we'll do it. Strictly we'll do it. Third book, SS Crotto. बस SS Crotto नाम बहुत है, बुक का नाम है. Aptitude Problems in Physics बोलने की जरूरत नहीं. If you say SS Crotto, sufficient. And third book, fourth, जो कि आपको इन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस देगी, that is the Pathfinder for Olympiad and JEE Advanced. ये बुक दोनों के लिए, इसमें एक्सरसाइज अलग अलग है. जेईई एडवांस की एक्सरसाइज अलग है, वो उसमें मेंशन है, और ओलंपियाड की एक्सरसाइज अलग है. एंड फिजिक्स, no need to write the name of author. I'm okay. Just say, let us meet. Okay, SS Crotto is very economic book. आप किसी बुक शॉप में जाएंगे, it will be hardly 50 to 60, 100 रुपए से कम. अच्छा, SS Crotto हम थोड़े दिनों बाद सॉल्व करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो. बट I need this book, Pathfinder. Within a week or two, we start doing homework from that. Okay? So, thanks for patiently listening. We'll meet in next class. सर होमवर्क फिर से बोलेंगे? यस, ये जो क्लास नोट्स का बिगिनर बॉक्स 1, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है. सॉल्व एंड स्टडी. जो उससे अगला आर्टिकल है यूज ऑफ ग्राफ के बारे में, उसको रीड करके आना है. गॉट द आइडिया? जस्ट हिमांशी, दिस इज द Pathfinder for Olympiad and JEE Advanced Physics. So again, thanks for patient listening. We'll meet in the next class.